नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका से अडानी ग्रुप के लिए एक बुरी खबर आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से सोमवार को आई खबर के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग गौतम अडानी के कारोबारों की जांच कर रहा है। इस जांच में पता लगाया जा रहा है कि क्या उनकी कंपनियों ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह के जरिए ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी भारत में आयात की है। अमेरिकी न्याय विभाग इन एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है जो अडानी एंटरप्राइजेज को माल भेजते हैं। अडानी समूह ने बयान दिया है कि वो किसी भी तरह के बैन के उल्लंघन या ईरानी मूल के एलपीजी के व्यापार में शामिल होने से पूरी तरह इनकार करता है। कंपनी का कहना है कि उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने इस विषय पर कोई जांच की जानकारी नहीं दी है। अडानी, अमेरिकी न्याय विभाग और ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने इस मामले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। ये जांच ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मई में ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरी तरह रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि जो भी देश या व्यक्ति ईरान से खरीदारी करेगा उस पर तुरंत सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सोमवार को माना कि सरकार ने गलती की जब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी आवेदनकर्ताओं को बिना सही जांच के वित्तीय मदद दी। उन्होंने इस गलती का कारण बताया कि चुनावों के पहले समय कम था, इसलिए गहराई से जांच नहीं हो पाई। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी में सभी महिलाओं को पैसे दे दिए बिना ये देखे कि कौन सही में इसके हकदार हैं। अब जांच हो रही है और जो सच में जरूरतमंद हैं उन्हें ही आगे पैसे मिलेंगे। पहले भेजे गए पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजित पवार और उनके वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को गलत तरीके से लागू किया, जिससे सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ। संजय राउत ने मांग की कि अजित पवार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत का कहना है कि अजित पवार ने वोट के लिए सब किया, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सरकार कह रही है कि गलती हो गई लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शांति वार्ता का दूसरा दौर आज महज 1 घंटे के भीतर खत्म हो गया। वार्ता की शुरुआत 2 घंटे के देरी से हुई। हालांकि देरी क्यों हुई इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के तेवर सख्त दिखाई दिए। यूक्रेन के स्पाइडर वेब हमले में रूस को करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि रूस के 1/3 से ज्यादा मिसाइल ढोने वाले जहाज बर्बाद हो गए हैं। इस हमले का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हुए हमले के जैसा माना जा रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन का एक बड़ा और बहुत सोचा समझा सैन्य हमला था, जिसे 1 जून को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमला किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में रूस के 41 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए, जिनमें बड़े बड़े मिसाइल क्रूज विमान जैसे Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 शामिल थे। इस हमले के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यह काम यूक्रेन ने अकेले किया। यूक्रेन का ऑपरेशन की सबसे खास बात इसकी गोपनीयता थी। यूक्रेन पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहा था। हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को चुपके से रूस ले जाया गया। इन्हें लकड़ी के डिब्बों में छिपाकर ट्रकों में रखा गया। इन डिब्बों के पल्ले रिमोट से खुलने वाले थे। इनसे बाहर निकलकर ड्रोन ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। कमाल की बात यह थी कि रूस के डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में भनक तक नहीं लग पाई। पर्ल हार्बर के हमले में भी ठीक ऐसी ही गोपनीयता बरती गई थी। यह हमला 7 दिसंबर 1941 को हुआ। जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की में यूक्रेन रूस के बीच सोमवार को हो रही बातचीत पर प्रतिक्रिया दी। ज़ेलेंस्की इस समय नेटो के पूर्वी और नॉर्डिक सदस्यों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए लिथुआनिया के विल्नियस में हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन शांति के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से शुरुआत युद्ध विराम और मानवीय कार्रवाई, कैदियों की रिहाई और अगवा किए गए बच्चों की वापसी होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर इस्तांबुल में होने वाली बातचीत से कुछ हासिल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि रूस पर यूरोपीय संघ और अमेरिका की तरफ से तुरंत कड़े और नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर वे सबसे कड़े प्रतिबंध जिनके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था। बता दें, रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए तुर्की में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पहली बार बोले हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम की 70वीं सालगिरह पर बधाई दी। पुतिन ने अपने बधाई संदेश में कहा कि बैकोनूर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। ये जगह अंतरिक्ष की खोज में रूस और कजाकिस्तान के बीच दोस्ती और सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में और तरक्की करेंगे। पुतिन ने एक जोशीले भाषण के साथ सोवियत उपलब्धियों की सराहना की और अंतरिक्ष में रूस के प्रभुत्व की पुष्टि की। कजाक राष्ट्रपति से बोलते हुए पुतिन ने यूरी गगारिन प्रक्षेपणों रूस कजाकिस्तान एकता से जुड़े भविष्य को याद किया। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी यादें थीं या विरोधियों के लिए चेतावनी थी? बता दें, बैकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में स्थित है और इसे 1955 में बनाया गया था। ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है। 6 साल में ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। 15 जून से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्ट में G7 देशों की बैठक होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत को न्योता नहीं आया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को आधिकारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन भारत को नहीं। सावरकर गोडसे परिवार के संबंधों को अदालत की कार्रवाई में रिकॉर्ड में लाने के मामले में राहुल गांधी को झटका लगा। पुणे की विशेष MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विनायक दामोदर सावरकर का नाथूराम गोडसे के साथ पारिवारिक संबंध था। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्य सावरकर की मातृपक्षीय वंशावली को रिकॉर्ड में लाया जाए। सत्य सावरकर विनायक सावरकर के भाई अशोक और हिमानी सावरकर के पुत्र हैं। हिमानी नाथूराम गोडसे की भतीजी हैं। कन्नड़ भाषा को लेकर हाल ही में विवादों में रहे अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हासन को अब अपनी तमिल फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज के लिए सुरक्षा मांगी है। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह कदम कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी KFCC द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की धमकी के बाद उठाया गया है। KFCC ने कमल हसन के एक बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस बयान को लेकर कर्नाटक में बड़ा विवाद हुआ था और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। ये कार्रवाई 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित हेट स्पीच मामले में मऊ की MP MLA अदालत द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की सीट को विधानसभा अध्यक्ष ने खाली घोषित कर दिया। वो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक थे। इस बीच सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। बता दें, अब्बास अंसारी दिवंगत माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा 2025 चुनाव लड़ने पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी की जो भी राय होगी मैं उसका जरूर पालन करूंगा। फिलहाल इस पर और चर्चा होना बाकी है। बता दें, अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। दिल्ली के ओखला में कथित अवैध ढांचों को तोड़े जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। इस पर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आज हमें ये राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मैं वहां का विधायक हूं और मैं ये बात जानता हूं कि मेरे इस इलाके को बने हुए 40 साल हो गए। यह गलत तरीके से DDA ने पिक एंड चूज वाला रास्ता अपनाया है और उसने गलत रिपोर्टिंग की है। इस मामले को अब जुलाई में सुना जाएगा और उसमें हमें पूरी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग आशियाना बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और इसे बनाने में जमाना लग जाता है और ये लोग उजाड़ने चले जाते हैं। बता दें, 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को निर्देश दिया था कि वो ओखला गांव में बने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक मौलाना पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। महिदपुर में मौलाना तुरब अली के खिलाफ FIR की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के एक मौलाना के वीडियो पोस्ट किए जो ईद के दौरान होने वाली कुर्बानी से जुड़ी बातें कह रहे थे। उन पर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने पुलिस में शिकायत की थी। भारत में पूर्वोत्तर के राज्य असम में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 31 मई की शाम को जारी की गई एक रिपोर्ट में बाढ़ से असम के 12 जिलों में 175 गांवों के डूबने की जानकारी दी गई। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे राउंड में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। ये पहली बार है कि गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल टाइम कंट्रोल में हराया है। इस टूर्नामेंट के पहले राउंड की बाजी में गुकेश मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता। बता दें, गुकेश शतरंज की दुनिया में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाले खिलाड़ी हैं। वो भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। क्लासेन ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के लिए क्या सबसे बेहतर होगा, ये तय करने में मुझे काफी समय लगा। ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन अब मैं इसके साथ पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने सोमवार को वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने फाइनल वर्ड पॉडकास्ट में अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मेरी जगह किसी और को मौका दिया जाए ताकि वो खिलाड़ी उस पोजीशन को संभाल सके और 2027 वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार कर सके। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.